बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ए कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड when a charged plastic rod is held near it. What is the origin of the force that produces the deflection? तो इसका आंसर हम देखते हैं कि the compass needle can rotate on a pivot in a horizontal plane। जो कंपास नीडल है वो एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट कर रही होती है। इफ ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर द कंपास नीडल विल डू नथिंग। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो हो उसको हम इसके नजदीक लाएं, उस कंपास के नजदीक लाएं, तो कंपास नीड विल डू नथिंग। कंपास नीड पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट सेम एज इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह सेम नहीं होते। जैसा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट सेम एज इलेक्ट्रिक चार्जेस। द कंपास नीडल इज ए स्मॉल मैग्नेट। जो कंपास नीडल होता है वो बेसिकली यूं समझ लें कि एक स्मॉल मैग्नेट है। दैट्स व्हाई व्हेन ए कंपास नीडल इज ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट, जब एक कंपास नीडल को एक बार मैग्नेट के करीब लाया जाता है, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट विद दैट ऑफ द बार मैग्नेट। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली वो इंटरैक्ट करती हैं बार मैग्नेट के साथ। हेंस अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड नियर द बार मैग्नेट। तो जब बार मैग्नेट के करीब एक कंपास नीडल लाया जाएगा तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमेबिलिटी और परमिटिविटी में क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो परमिटिविटी और परमिटिविटी में सबसे पहले जो परमिटिविटी की डेफिनेशन है वो क्या है। द परमिटिविटी मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूसेस बाय द मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो मटेरियल होगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसमें जो ऑब्स्टेकल है उसको मेजर करना इस परमिटिविटी कहलाता है। और परमेबिलिटी क्या है। द परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस टू कंडक्ट थ्रू इट, कि मैग्नेटिक लाइंस को अलाउ करना कि वो कंडक्ट करें। दूसरा पॉइंट क्या है, द परमिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। और परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रो। ऐसा यूनिट परमिटिविटी का हेनरी पर मीटर है और परमेबिलिटी का ऐसा यूनिट फैराडे पर मीटर है। इसके अलावा परमिटिविटी पोलराइजेशन की वजह से होती है और परमेबिलिटी मैग्नेटाइजेशन की वजह से होती है। परमिटिविटी डिवेल्प्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प करती है परमिटिविटी, और जो परमेबिलिटी है वो डिवेल्प करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये इनके पांच जो डिफरेंस थे वो यहां पर बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द ऑब्जेक्ट्स इन द रोटेशनल मोशन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। जो ऑब्जेक्ट्स हैं रोटेशनल मोशन में वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी बतानी है। तो यस, द ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एज वी नो दैट अ मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और वो मूव कर रहा हो तो उसके अक्रॉस क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। There will always be a magnetic field around which will be around the charged particle। तो ऐसा हमेशा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मौजूद होगी कहाँ पे, चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस। अब इसकी एग्जांपल क्या है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू मूविंग चार्ज एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक मूविंग चार्ज की वजह से और दूसरा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरैक्ट विद ईच अदर, एंड ड्यू टू दिस इंटरैक्शन अ मैग्नेटिक फोर्स इज क्रिएटेड व्हिच रोटेट्स द चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ। तो इस वजह से ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज क्रिएटेड। मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान एक इंटरैक्शन क्रिएट हो जाता है जो रोटेट करता है चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में। But as long as the particle is in motion, there will be a magnetic field around it। तो जब तक वो सर्कुलर मोशन वो चार्ज पार्टिकल करता रहेगा तो उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर projected with the same velocity normal to the magnetic field।
विच वन विल सफर ग्रेटर डिफ्लेक्शन एंड वाई। कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोजेक्ट किए गए हैं सेम वेलोसिटी के साथ नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो विच वन विल सफर ग्रेटर डिफ्लेक्शन, उनमें से ग्रेटर डिफ्लेक्शन किसकी होगी। तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की निस्बत कम है, सो इट्स एक्सेलरेशन विल आल्सो बी ग्रेटर देन अ प्रोटॉन, सो इट विल डिफ्लेक्ट मोर देन अ प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइटर है तो इसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा प्रोटॉन की निस्बत, और वो डिफ्लेक्ट भी करेगा ज्यादा प्रोटॉन की निस्बत। अब हम इसको अगर रीजन देखें तो मैथमेटिकली एफ इक्वल होता है क्यू ई के, एफ एम ए के इक्वल होता है, तो एफ की जगह पर एम ए लिख दिया, ये इक्वल आ गया क्यू ए के एक्सेलरेशन। जहां से देखें तो ए इक्वल टू क्यू ई ओवर एम, ये एम इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू और ई दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो ए प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 ओवर एम के, यानी कि एक्सेलरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ रिलेशन। So the particle with a greater mass will have a smaller acceleration and vice versa। तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें, इस रिलेशन से देखें, तो अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। Thus we can say that an electron will have a greater frequency and will deflect more than a proton। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वो प्रोटॉन की निस्बत ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, A charged particle moves in a straight line through a particular region of space। एक चार्ज पार्टिकल है और वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में पार्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस से। Could there be a non-zero magnetic field in this region? तो वहां पर नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस रीजन में या नहीं। तो we know that the direction of the motion of a charged particle in a magnetic field depends upon the angle of the charged particle with respect to the external magnetic field। कि जो मोशन होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिपेंड कर रही होती है एंगल ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एंगल ऑफ चार्ज पार्टिकल और वो एंगल किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो फर्स्ट केस हमारे पास बनता है कि जब एंगल V और B के दरमियान 90 डिग्री का हो, यानी कि V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो F इक्वल टू के क्यू वी क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं तो क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इक्वल आ जाएगा क्यू वी बी के। दूसरा केस हमारे पास आता है, द एंगल बिटवीन वी एंड बी इज जीरो, देन अगर ये जीरो हो जाता है तो इसके ऊपर वाले फार्मूले में हम थीटा की जगह पर जीरो पुट करते हैं, साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अगर पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि वी और बी के दरमियान एंगल 180 है, तो जब थीटा 180 पुट करते हैं तो साइन 180 भी जीरो होता है, तो ये टोटल जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट शोज दैट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है थ्रू ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ए नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो क्या करे, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए करंट इज पास्ड थ्रू एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग विल द स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। अगर करंट पास कर रहा हो एक अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग से, तो वो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा। रीजन बतानी है कि क्या करेगा वो। तो इफ करंट इज पास्ड थ्रू एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग द स्प्रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट। एक स्प्रिंग है अनस्ट्रेच्ड है और उसमें से करंट पास करता है तो वो स्प्रिंग क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसकी रीजन क्या है, If a current is passed through the spring coil, एक coil है स्प्रिंग की सूरत में है और उसमें से करंट पास होता है, the currents in the adjacent rings of the spring coil, तो दो रिंग्स जो स्प्रिंग के रिंग्स हैं जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, वहां से जो करंट पास होगा और along the same direction, तो उसकी डायरेक्शन सेम होगी। जब डायरेक्शन सेम होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Thus the adjacent ring of the spring coil attract each other, तो वो जो adjacent rings हैं स्प्रिंग के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट द करंट्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, के जो करंट होते हैं सेम डायरेक्शन में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर ए करंट कैरिंग अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो जो अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन न्यूट्रॉन्स बी एक्सेलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन। के न्यूट्रॉन्स एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन में। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन द साइक्लोट्रॉन और लीनियर एक्सेलरेशन। कि न्यूट्रॉन्स
साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते। रीजन क्या है? इन ए साइक्लोट्रॉन और लीनियर एक्सेलरेशन द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड एक्सेलरेटेड। जो साइक्लोट्रॉन होता है या लीनियर एक्सेलरेशन है, वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और किस बेस पे सेपरेटेड? ऑन देयर चार्ज एंड एक्सेलरेटेड, चार्ज की बनिस्बत और जो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल्स are accelerated after separating them based on their negative charge, and same applies with the positive charge of protons। कि जो इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल हैं वो एक्सेलरेट करते हैं और सेपरेट कर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसी तरह ये अप्लाई होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन पे। हाउएवर न्यूट्रॉन्स हैव ए चार्ज ऑफ जीरो। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज जीरो होता है, थस न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन और लीनियर एक्सेलरेशन। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है, चार्ज उसके ऊपर जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन और लीनियर एक्सेलरेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ए करंट कैरिंग लूप फ्री टू टर्न इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट विल बी इट्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू बी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। कि करंट कैरिंग लूप है और वो फ्रीली टर्न कर रहा है और उसको हम प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी रिलेटिव टू बी इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m की सूरत में, जो कि परपेंडिकुलरली उसके प्लेन पे इफेक्ट कर रहा होता है। द टॉर्क ऑन द करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इन द मैग्नेटिक फील्ड b इज टॉ इक्वल टू mb sin अल्फा इक्वल टू iab sin अल्फा, क्योंकि m इक्वल होगा ai के, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो। वेयर अल्फा, ये जो साइन अल्फा है, अल्फा क्या है? एंगल है m और b के दरमियान। द सिस्टम विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ टॉर्क इज जीरो। टॉर्क जीरो होगा जब ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा जीरो होगा। दिस इज पॉसिबल इफ b इज पैरेलल टू a, और ये कब पॉसिबल है? जब b पैरेलल हो a के, दैट इज b is perpendicular to the plane of the loop. In this orientation, the magnetic field produced by the loop is in the same direction as that of the external field. यानी कि जब b perpendicular होगा plane of the loop के, तो इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी लूप में वो सेम डायरेक्शन होगी एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, बोथ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू टोटल फील्ड इज मैक्सिमम। तो इस फैक्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा टोटल फील्ड का वो मैक्सिमम रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। जो करंट कैरिंग कॉइल है वो बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती है, तो इसकी रीजन क्या है? व्हेन करंट पासेस थ्रू ए करंट कैरिंग कॉइल e.g. a solenoid, it behaves like a bar magnet। जो करंट पास करता है करंट कैरिंग कॉइल से, तो बेसिकली वो बिहेव करता है लाइक अ बार मैग्नेट के। इनसाइड द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट। कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और स्ट्रेट भी रहेगा। इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड रूल। उसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल के जरिए से हम फाइंड कर सकते हैं। द स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट। जो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के अंदर वो किस चीज पे कंसिस्ट कर रही होती है? कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इस पे कंसिस्ट कर रही होती है। इट हैज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस लाइक अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की तरह उसकी भी साउथ और नॉर्थ डायरेक्शंस होंगी। वन फेस ऑफ द कॉइल बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ साइड एंड द अदर एज ए साउथ। तो उस कॉइल का जो एक साइड है वो नॉर्थ साइड के तौर पे काम करेगा और दूसरा साउथ साइड के तौर पर काम करेगा। तो इस सूरत हाल में जो करंट कैरिंग कॉइल है वो बार मैग्नेट के तौर पर काम करती है। तो यहां तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए या न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।